मैं डॉक्टर के मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड का प्रायोगिक भूगोल, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मानचित्र, मैप, क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग। हम किस तरह से प्रायोगिक भूगोल में मानचित्रों को बनाते हैं, उसका किस तरह मैपिंग किया जाता है, तो आज हम उसी पे बात करते हैं। तो मानचित्र जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये मैपा शब्द था जो बाद में इसका रूपांतरण होकर मैप शब्द हो गया। मानचित्र भूगोल अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। पृथ्वी तल की अनेक विशेषताओं को मानचित्र द्वारा सरल, बोधगम्य और आलेखी भाषा में और रूढ़ चिन्हों के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। विश्व के अनेक भूगोलवेताओं ने मानचित्र पर अपने विचार रखे हैं। मानचित्र को बनाने के लिए हमको 3-4 मेथड का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले है मानचित्र बनाने के लिए उसकी स्केल, उसकी मापनी निर्धारित की जाती है। दूसरा है मानचित्र जो बनाते हैं वो ग्लोब का मानचित्र बनाने के लिए, ग्लोब एक अंडाकार है तो उसको प्लेन पेपर पर बनाने के लिए हम ग्लोब के अलग अलग भागों को प्रोजेक्शन के गुण दोष के आधार पर बनाते हैं। तीसरा है द्विविमीय निरूपण। ग्लोब जो पृथ्वी है वो त्रिविमीय निरूपण की होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है, पर कागज में केवल द्विविमीय निरूपण होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई चौड़ाई के अनुसार बनाते हैं मानचित्र। चौथा है समतल सतह पर बनाते हैं, या तो हम कागज पर बना सकते हैं इसको, या हम इसको कागज पर और या कपड़े पर बना सकते हैं। प्रतीकात्मक निरूपण, जो भी मानचित्र होता है उसमें हम रूढ़ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि छोटे कागज पर पूरे संसार का या देश का या राजस्थान का मानचित्र बनाएं और उस पर मानचित्रण में अलग अलग विशेषताओं को, अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए जगह बहुत कम रह सकती है, इसलिए उसमें रूढ़ चिन्हों का उपयोग किया जाता है और वो रूढ़ चिन्ह पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार होते हैं। इस तरह से हमको निश्चित मापनी लेनी होती है। दूसरा, हमको मानचित्र प्रक्षेपण लेना होता है। तीसरा, द्विविमीय निरूपण होता है और चौथा है समतल सतह पर, या तो हम कागज पर बना दें, कपड़े, दीवार, चादर या गत्ते, कोई भी समतल जगह होती है या चीज़ होती है उसी पर बना सकते हैं। और प्रतीक के लिए हमको अलग अलग प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। यदि हम मानचित्र का महत्व देखें तो मानचित्र एक तरह से सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा स्रोत होता है। यह पृथ्वी के प्राकृतिक, चाहे नेचुरल या सांस्कृतिक लक्षण हो, उनको दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हमें मानचित्र पर दिखाने हैं, सड़क दिखानी है, रेल मार्ग दिखाने हैं, या कोई राष्ट्रीय उद्यान दिखाने हैं, या पर्वत दिखाने हैं, या पठार दिखाने हैं, या मैदान दिखाने हैं, तो इसको हम आसानी से दिखा सकते हैं। इसकी उपयोगिता का हम एक कोटेशन है, हिटलर ने कहा था कि मुझे किसी देश का विस्तृत मानचित्र दे दो तो उस पर विजय प्राप्त कर लूँगा। तो इसका मतलब है कि मानचित्रों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी छुपी हुई होती हैं, उनका हम विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। भूगोलवेताओं के लिए मानचित्र बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मानचित्र के बिना भूगोल को समझाना असंभव है। मानचित्र के बगैर भूगोल का अस्तित्व भी गौण है।
HR नील ने कहा था कि भूगोल में हमें यह एक सिद्धांत मान लेना चाहिए कि जिसका मानचित्र नहीं बनाया जा सकता उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। एक अच्छा मानचित्र सैकड़ों शब्दों की बचत करता है, तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। मानचित्र न्यूनतम स्थान पर अधिकतम सूचनाएं प्रस्तुत करता है। वास्तव में मानचित्र भूगोलवेत्ता की आशुलिपि है। आशुलिपि का मतलब है शॉर्ट हैंड, जिसको हम पहले शॉर्ट में लिख लें फिर उसका विस्तार कर दें। उसकी अनुसंधान की प्रयोगशाला भी है जहां वह अपने विषय का निष्कर्ष प्राप्त करते। भूगोल विषय के अध्ययन में मानचित्रों का बहुत बड़ा रोल है। मानचित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान है। विवरणों की अधिकता समस्त पृथ्वी के एक साथ दृश्यमान होने के गुणों के कारण इसका महत्व ग्लोब से अधिक है। वर्तमान में मानचित्र का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें जो मानचित्र हम देखते हैं उसमें चाहे धरातल के भौतिक स्वरूप के हों, चाहे सांस्कृतिक स्वरूप के हों, चाहे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लक्षणों के प्रतिरूप के भी मानचित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। जब कभी चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं कि चुनाव का विश्लेषण बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है। यदि कोई मौसमी घटनाओं की जानकारी देनी हो तो भी मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान में मानचित्र का उपयोग सामान्य मानव के दैनिक जीवन में बढ़ गया है और मानव ज्ञान को विकसित करने के लिए पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, आर्थिक योजनाओं, दीवारों, पर्यटक स्थलों, प्रशासनिक कार्यों और सैनिकों के लिए भी मानचित्र का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। मानचित्रों का उद्देश्य क्या है? मानचित्रों का दो तरह के उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि हमारी पृथ्वी का आकार इतना विशाल है कि उसको किसी एक भाग या संपूर्ण भाग को एक साथ आंखों से देखना भी असंभव है। मानचित्र पृथ्वी के इस विशाल आकार और आकृति को छोटा करके हमारे लिए समझने, बोधगम्य बनाने का कार्य करते हैं, भौगोलिक तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। दूसरा उद्देश्य है कि धरातल की विभिन्न प्रकार के जो भौतिक फिजिकल्स स्वरूप हैं, चाहे आर्थिक हैं, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक हैं, चाहे राजनीतिक, सभी प्रकार के जो प्रतिरूप हैं, फॉर्म्स हैं, उनको साथ साथ या अलग अलग तरह से हम उनका अध्ययन कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसमें से कोई एक मानचित्र का भी उपयोग कर सकते हैं। मानचित्रों को का वर्गीकरण अपने व्यापक उपयोग के कारण हमें कई प्रकार के मानचित्र देखने को मिलते हैं। मानचित्र के वर्गीकरण के चार मुख्य आधार हैं। एक तो मापनी है, स्केल्स के आधार पर मानचित्र बनाए जाते हैं। एक स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के आधार पर। तीसरा है उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप बना रहे हो, इसके भौतिक या कोई जनसंख्या का या कोई नगरों के लिए बना रहे हो या राजनीति के लिए बना रहे हो तो उद्देश्य के अनुसार भी बना सकते हैं। रचना शैली के आधार पर भी कि आपको गुणात्मक मानचित्र बनाना है या मात्रात्मक क्वांटिटी दिखानी है। इस तरह से रचना शैली के आधार पर भी दो तरह से मानचित्रों को दिखा सकते हैं। इस तरह से इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि मानचित्र का वर्गीकरण पहला है मापनी के आधार पर किया है। स्केल का यूज किया जाता है जिसमें भू संपत्ति मानचित्र, जो हमारे जो भूलेखा अधिकारी होते हैं, जो पटवार घर होते हैं, जहाँ पर हम हमारे खेतों की पैमाइश करते हैं, वो भू संपत्ति मानचित्र कहलाते हैं। दूसरा है स्थलाकृतिक मानचित्र, जिनको हम टॉपोग्राफिकल मैप भी बोलते हैं। इसमें पूरे देश को अलग अलग शीटों में बांटकर और उसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसको हम टॉपोग्राफिकल या स्थलाकृतिक मानचित्र बोलते हैं। उसमें आपके सांस्कृतिक लक्षण और प्राकृतिक लक्षण दोनों को ही हम बहुत ही गहन तरीके से दिखाया जाता है। दीवार मानचित्र, जो वॉल मैप होते हैं, जो हमारे पढ़ने के लिए, समझाने के लिए, जैसे रेलवे के मानचित्र हों या हवाई अड्डों के मानचित्र हों या आपके जो देश के नेशनल पार्क्स हैं, उद्यान हैं, वो हो, ये सारे दीवार मानचित्र हैं। एटलस मानचित्र, जो हमारे
बुकों में पढ़ने के लिए एक एटलस बनाया जाता है, जो अलग अलग, चाहे कृषि हो चाहे जनसंख्या हो, वो मानचित्र। एक स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के आधार पर भी मानचित्र बनाए जाते हैं। उच्चतादर्शी मानचित्र होते हैं और प्लेनीमीटर मानचित्र होते हैं। इसी तरह से उद्देश्य के आधार पर भी कि आपका क्या पर्पज है मानचित्र बनाने का। यदि कोई आपको भौतिक स्वरूप के मानचित्र बनाने हैं कि कोई पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ बतानी है, या जनसंख्या के मानचित्र। अब जनसंख्या के मानचित्र में भी आप कोई जनसंख्या घनत्व बताना चाहते हैं, या कोई साक्षरता बताना चाहते हैं, या कोई और जनसंख्या से संबंधित मानचित्र बताना चाहते हैं, या आपका उद्देश्य है कोई नगर का मानचित्र, जैसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनका यदि आपको मानचित्र देखना हो तो वो भी इसमें काम आते हैं। सांस्कृतिक और राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में आप पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, जैसे राज्य की सीमाएं होती हैं और जिलों की सीमाएं होती हैं, ब्लॉक खंड्स की सीमाएं होती हैं, रेवेन्यू विलेजेस की सीमाएं जो होती हैं, ये राजनीतिक मानचित्र हैं। सांस्कृतिक मानचित्र में भी आप भाषा के आधार पर, आप बोली के आधार पर भी मानचित्र बना सकते हैं। ऐतिहासिक मानचित्र, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, या हमारे पूर्व में जो राज, चाहे ब्रिटिश शासनकाल हो चाहे मुगल काल हो, उनके मानचित्र भी में भी उद्देश्य से। सैनिक मानचित्र, जब कभी युद्ध होते हैं देशों में तो उनके पास में, सैनिकों के पास भी मानचित्र होते हैं रणनीति बनाने के लिए। आर्थिक मानचित्र, यदि हमको आर्थिक कोई चीज़ देखनी है कि देश में कहाँ पर कितना अनाज हुआ है, कितना पशुधन है, खनिज कितने हैं, कहाँ पर हैं, तो उसका भी हम एक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र बना सकते हैं। रचना शैली के आधार पर मानचित्र को दो तरह से बांटा जा सकता है, एक तो गुणात्मक और एक है मात्रात्मक, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी। क्वालिटी, गुण को हम तोल नहीं सकते, उसका वजन नहीं कर सकते, इसलिए उसको दिखाने के लिए हमको कोई शेडिंग का यूज़ करना पड़ेगा, रंग का यूज़ करना पड़ेगा। और मात्रात्मक में हमको क्वांटिटी नज़र आएगी कि जनसंख्या, जैसे जनसंख्या घनत्व है तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यदि कोई वर्षा दिखानी है कि 0 से 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर, तो इसको हम मात्रा के द्वारा भी दिखा सकते हैं। पर गुणात्मक मानचित्र में केवल हमको शेडिंग के आधार पर गुणों को दिखा सकते हैं। इस तरह से हम देखें तो मानचित्र का जो वितरण है, बनाने की जो विधियां हैं, उनको हम दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है गुणात्मक विधि, जिसमें रंग रेखा विधि आएगी। दूसरी है छाया विधि। तीसरी है चित्रमय विधि, जिसमें हम चित्रों के द्वारा मानचित्र में प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमको पशुपालन का मानचित्र बनाना है कि राजस्थान में कौन कौन से पशु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हम चित्र बना सकते हैं, जैसे भैंस का चित्र, गाय का चित्र, भेड़ का चित्र। इस तरह से जैसे फसलें को दिखाना हो तो फसलों को भी हम बाजरा की फसल का वो चित्र बना सकते हैं, गेहूं की बना सकते हैं। इसी तरह से वर्ण प्रतीक विधि, वर्ण प्रतीक विधि में हम वर्णों का यूज कर सकते हैं। जैसे मक्का है तो एम का यूज करेंगे, राइस है तो आर का करेंगे। इसी तरह से नामांकन विधि, ये गुणात्मक विधियां हैं। और मात्रात्मक विधि में हमको मात्रा, क्वांटिटी दिखानी होती है। जैसे सम्मान रेखा विधि, समान मान को दिखाने वाली रेखाएं होती हैं। वर्ण मात्री विधि, बिंदु विधि, डॉट मेथड होता है, आलेखी विधि। तो इस तरह से गुणात्मक वितरण मानचित्र को हम देखें तो ये अमात्रात्मक विधियों द्वारा बनाए गए वितरण मानचित्र को गुण प्रदान या गुणात्मक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्रों में किसी तत्व या वस्तु का वितरण प्रदर्शित करते समय उसकी मात्रा या घनत्व पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इन मानचित्रों में वस्तुओं का क्षेत्रीय वितरण ही दिखाया जाता है। इसमें केवल इस बात का ध्यान रखा जाता है कौन सी वस्तु कहाँ पाई जाती है।
इससे बात का पता नहीं चलता कि वह कितनी है, उस वस्तु उस क्षेत्र विशेष में कितनी उत्पन्न होती है। इसको हम गुणात्मक मानचित्रों को बनाने की विधियां हैं रंग रेखा विधि, सामान्य छाया विधि, शेडिंग मेथड और चित्रीय विधि। तो पहला जो मानचित्र है वो रंग रेखा विधि है। तो रंग रेखा विधि में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चाहे तो राजस्थान का मानचित्र ले सकते हैं, चाहे भारत का मानचित्र ले सकते हैं। अब जैसे इस मानचित्र में राजस्थान का भौतिक विभाग दिखाए गए हैं, फिजिकल्स जो डिवीजन है वो दिखाए गए हैं कि राजस्थान को हम कितने भागों में भौतिक स्वरूप में बांट सकते हैं। तो इसको मोटे मोटे जो 4 भाग हैं इसमें, एक है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ पर रेत है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसको की जो है शेडिंग है, जो रंग है वो पीला कर दिया गया है। फिर है राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र, फिर है अरावली पर्वत प्रदेश, जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनको पिंक कलर से दिखाया गया है। फिर पूर्वी मैदान का ग्रीन कलर से दिखाया गया है और दक्षिण पूर्वी पठार को वाइट कलर से दिखाया गया है और घग्गर के मैदान को थोड़ा सा स्लेटी कलर में दिखाया गया है। तो इस तरह से ये रंग रेखा विधि है। इसमें हम बाजार से एक मानचित्र, राजस्थान का मानचित्र ले सकते हैं, आउटलाइन मैप, और उस आउटलाइन मैप में हम इस रंग रेखा विधि द्वारा उसको प्रदर्शित कर सकते हैं और उस मैप को फाइल में चिपका कर उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपकी एक शीट तैयार होगी। दूसरा जो है सामान्य छाया विधि। छाया विधि में और रंग रेखा विधि लगभग मिलती हुई है। इसमें रंगों के स्थान पर शेडिंग छाया का उपयोग किया जाता है और काली स्याही से बनाई गई छायाओं का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से बनाए गए छाया मानचित्र वर्णमात्री विधि से बने छाया चित्र से भिन्न होते हैं। रंगीन मानचित्रों का प्रकाशन खर्चीला होता है और पुस्तक पत्रिकाओं आदि में दिखाने के लिए खर्चा अधिक आता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे इसको राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं उनको छाया प्रदेश से दिखाया गया है। अब इस शेडिंग में जैसे हमको शुष्क प्रदेश दिखाना है, तो शुष्क प्रदेश जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा कम होती है, उस शुष्क प्रदेश में हम हल्की शेडिंग से दिखाएंगे। फिर उससे थोड़ा सा आगे जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उनको हम थोड़ी सी भारी शेडिंग से दिखाएंगे उससे। फिर उप आर्द्र प्रदेश है और जो अति आर्द्र प्रदेश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पर हम गहरी शेडिंग का उपयोग करेंगे। तो इससे ये होगा कि हम जब मानचित्र को देखेंगे तो देखने से ही हमको पता लग जाएगा कि जो हल्की शेडिंग है जहाँ पर वहाँ की जलवायु, वहाँ कम वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ की जलवायु नज़र आएगी, क्योंकि जलवायु जो होती है वो वर्षा के अनुसार ही पेड़ पौधे उगते हैं। वर्षा तापमान इनका सम्मिश्रण है जलवायु। तो पश्चिमी राजस्थान में हल्की शेडिंग नज़र आएगी आपको, और आप जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, जैसे झालावाड़, कोटा, बूंदी या आपका उदयपुर का जो रीजन है वहाँ पर आपको हैवी शेडिंग नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पर अधिक बरसात को आपको दिखाना है। तो हम एक आउटलाइन मैप लेकर उसको फाइल पेज पर चिपका कर उसको हम पेंसिल से आसानी से और साफ सुथरे तरीके से हम इसकी शेडिंग कर सकते हैं। तीसरा है चित्रमय विधि। इस विधि में हमको चित्र अलग अलग चित्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे किसी स्थान, राज्य, नगर के दर्शनीय स्थल दिखाने हो, पर्यटन केंद्र दिखाने हो, धार्मिक महत्व के स्थान दिखाने हो, जनजाति की वेशभूषा या ऐतिहासिक स्थल दिखाने हो, और रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे आदि दिखाने हो तो उसमें हम चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे टेम्पल है कहीं पर तो टेम्पल का चित्र बना सकते हैं, हवाई अड्डा तो हवाई जहाज़ का चित्र बना सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है तो हम रेलवे का स्टेशन का चित्र बना सकते हैं, जैसे हमारा कोई उद्यान है, नेशनल पार्क है
तो वहाँ पर जैसे टाइगर रिजर्व है तो हम टाइगर का चित्र बना सकते हैं। जहाँ पर हाथी एलिफेंट का है तो एलिफेंट बना सकते हैं। तो उस चित्र को देखने से ही पता लग जाएगा कि ये यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो चित्र में विधि में हम देखें तो इस तरह से। और वर्ण प्रतीकी विधि, वर्ण प्रतीकी विधि में हमको इस प्रतीकी विधि में प्रतीक चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें जिस वस्तु का वितरण प्रदर्शित करना होता है उन सब के लिए एक अलग अलग चिन्ह या प्रतीक निश्चित किए जाते हैं। और उन निश्चित प्रतीकों के आधार पर हमको दिखाना होता है। अब प्रतीक भी हम 3 प्रकार से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये तो ज्योमेट्रिकल प्रतीक होते हैं। अब ज्योमेट्रिकल प्रतीक में हम गोल बना सकते हैं, क्रॉस बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, घन बना सकते हैं। इस तरह से जैसे गोल में हमको लोहा दिखाना है, आयत में हमको जैसे अब्रक दिखाना है, त्रिभुज में हमको जैसे सोना दिखाना है, तो इससे एक प्रतीक इंडिकेशन बन जाएगा। और दूसरा चित्र में प्रतीक, इसमें चित्र में प्रतीक में हम जो चीज़ें हैं जैसे मक्का दिखानी है तो मक्का का भुट्टा दिखा सकते हैं, गेहूँ दिखानी है तो गेहूँ के बाल दिखा सकते हैं, चाय को दिखाना है तो चाय की पत्ती दिखा सकते हैं। इसी तरह से हमको कोई भैंस दिखानी है, बकरी दिखानी है, जैसे आलू दिखाने हैं तो आलू का चित्र दिखा सकते हैं, बैंगन दिखाने हैं तो बैंगन का चित्र दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर में गेहूँ होते हैं तो हम अलवर, भरतपुर, धौलपुर में गेहूँ की बाली दिखा सकते हैं। जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में बाजरा होता है अधिक, तो बाजरे की बाली दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये चित्र में प्रतीक विधि है। एक है मूलाक्षर विधि। इसमें जो प्रथम अक्षर है उसका नामांकन या तो हिंदी में कर सकते हैं या इंग्लिश में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मक्का दिखानी हो या गेहूँ दिखाने हो या कपास दिखानी हो, तो जैसे चावल दिखाना है तो चा लिख सकते हैं, चावल, चा। और या फिर हम इंग्लिश में राइस, आर दिखा सकते हैं। इस तरह से इस विधि में, मात्रात्मक विधि में, धरातल पर अनेक जो सामाजिक आर्थिक तत्व हैं उनको हम आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान की जो धात्विक खनिज है उसको हम वर्ण प्रतीकी विधि से, ज्योमेट्रिकल मेथड से दिखा रहे हैं। इसमें जिप्सम है तो जिप्सम में गोल सर्कल में क्रॉस का निशान है, तो जहाँ जहाँ गोल में क्रॉस है वहाँ जिप्सम पाया जाता है। जैसे सीकर, झुंझुनू, आपका नागौर, आपका हनुमानगढ़, ये बीकानेर, यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है। इसी तरह से अभ्रक, अभ्रक में त्रिभुज का निशान है, तो त्रिभुज का निशान जहाँ जहाँ पर है वहाँ अभ्रक का उत्पादन होता है। इसी तरह से घिया पत्थर, जहाँ आयत का निशान है वहाँ घिया पत्थर होता है। इसी तरह से हम देखें फ्लोराइड, तो ये गोल ब्लैक है। इसी तरह से हम प्लस का निशान जो क्वार्टर मिलती हैं, तो ये इस तरह से हम वर्ण प्रतीकी विधि का ज्योमेट्रिकल मेथड से इसको दिखा सकते हैं। इसी तरह से ये वर्ण प्रतीकी विधि जो हम बात कर रहे थे कि मूलाक्षर विधि। अब इस मूलाक्षर विधि में क्या करें हम, सबसे पहले हम राजस्थान का आउटलाइन मैप लेंगे और आउटलाइन मैप के साथ हम जहाँ जहाँ जो चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें तो खनिज दिखा रखा है, अधात्विक खनिज, तो ए जहाँ पर है वहाँ एस्बेस्टस की उत्पादन होता है। बी जहाँ पर होगा वहाँ बेंटोनाइट का प्रोडक्शन होगा। इसी तरह से फेल्सपार होगा एफ। इसी तरह से हम मूलाक्षर में जैसे जहाँ पर गन्ना होता है वहाँ गन्ना ग लिख सकते हैं, जहाँ पर चावल होता है वहाँ चा लिख सकते हैं, जहाँ पर मक्का होती है वो मैं लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये मूलाक्षर प्रतीक विधि है। इसी तरह से नामांकन विधि, इसमें हम नाम लिख सकते हैं नामांकन विधि में। जैसे यहाँ पर स्थानीय नाम है नामांकन, जिसमें जैसे मरुस्थल कहाँ पर है तो मरुस्थल लिख दिया, हमारा हाड़ौती कहाँ पर है
तो जो हाड़ौती क्षेत्र है उसका इंडिकेशन करके वहाँ हाड़ौती लिख दिया। जहाँ पर मेवात है, मेवात का रीजन, तो मेवात लिख दिया। शेखावाटी लिख दिया। तो इस तरह से हम नामांकन के द्वारा भी राजस्थान का मैप लेकर और इस तरह से नामांकन करके और हम एक फाइल में चिपका सकते हैं। तो ये नामांकन विधि होगी। तो ये सारी जो विधियाँ थी ये गुणात्मक विधियाँ थी। इसमें गुण क्वांटिटी का इसमें जिक्र नहीं है। यहाँ पर केवल हम गुणों को देख सकते हैं कि ये फसल यहाँ पर हो रही है। ये नहीं देख पाएंगे कि कितनी फसल है, ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें गुणों का क्वालिटी का ही वर्णन है, क्वांटिटी का नहीं है। इसी तरह से हम इसमें देखें तो खनिज जिप्सम कहाँ होता है, लोहा कहाँ होता है, ये देख पाएंगे। ये नहीं देख पाएंगे कि लोहा कितना होता है और कितना प्रोडक्शन होगा, कितना आयात होगा, निर्यात होगा, ये चीज़ें हम इसमें नहीं दिखा पाएंगे। तो इस तरह से जैसे ये छायांकन विधि है, तो छायांकन में केवल ये दिखाएंगे कि ये शुष्क प्रदेश है। अब ये नहीं दिखा पा रहे हैं इसमें कि यहाँ पर कौन से ज़िले में या कौन से क्षेत्र में कितनी बरसात होती है या कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ऐसा इसमें नहीं दिखा पाएंगे। तो इस तरह से ये जो विधि है, रंग रेखा विधि हो चाहे छाया विधि हो, ये सारी की सारी जो विधियाँ हैं ये गुणात्मक विधियाँ हैं और इसमें हमको गुणों के आधार पर इनको करना है। और मानचित्र चाहे राजस्थान का हो चाहे भारत का हो, इसको लेकर आउटलाइन में और इसका वर्णन करना है।